नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये एक ऐसा डरावना किस्सा है जहां एक शांत पहाड़ी गांव की सुबह अचानक एक रहस्य बन जाती है। दूध वाले की पहचान वाली घंटी तो गली में बजती है, पर उसे बजाने वाला कोई नहीं दिखता। धुंध में चलती परछाइयां, खुद चलती साइकिल और एक अधूरा कर्तव्य। ये कहानी बताती है कि कभी कभी मरने के बाद भी कुछ लोग अपनी रोज की राह नहीं छोड़ पाते। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेंद्र पाल है और मैं उत्तराखंड के बैलसर गांव में रहता हूं। पहाड़ों की सर्दियां वैसे ही जानलेवा ठंडी होती है, ऊपर से गांव की वो कच्ची पगडंडी जिसमें सुबह की धुंध ऐसे फैलती है कि लगता है जैसे कोई सफेद पर्दा हर चीज पर डाल गया हो। उस दिन भी कुछ ऐसा ही माहौल था। अलग सुबह 5 बजे मेरी नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। कमरे की टीन की छत पर ऊस की बूंदें टप-टप गिर रही थी, पर इस टपकने में कुछ अनमेल था। बीच बीच में कोई रुक रुक कर चलने वाली आवाज, जैसे कोई हवा को चीर कर मेरे आंगन की ओर बढ़ रहा हो। मैंने उठकर दरवाजे की सांकल को पकड़ा ही था कि फिर वही आवाज आई, टिन टिन, बिल्कुल गिरधारी दूध वाले की साइकिल की घंटी जैसी। गांव का हर आदमी उस पुरानी चिड़चिड़ाती घंटी को पहचानता था, लेकिन गिरधारी रोज 5:50 पर ही आता था। सूरज की पहली किरण के साथ उसकी साइकिल गली में दिख जाती थी। इतने सालों में उसने एक दिन भी समय नहीं बदला था। फिर इतनी सुबह और उस अजीब सी धीमी थकी हुई सी घंटी का मतलब क्या? खिड़की से झांकते ही दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। बाहर वही नीली साइकिल खड़ी थी, गिरधारी की साइकिल, वही पीतल का कंस्तर, उसी में अक्सर सुबह का ताजा दूध होता था। लेकिन इस वक्त जो चीज सबसे ज्यादा खटक रही थी वो ये कि साइकिल पर कोई नहीं था। सड़क पर एक भी इंसान नहीं, कुत्तों की भी हल्की सी आवाज नहीं, सिर्फ बेरहम सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती एक अजीब सी घंटी। टिन टिन टिन। धुंध अभी और घनी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था गली का पूरा हिस्सा धुंध ने निगल लिया हो। साइकिल की घंटी वही थी, लेकिन उसकी लय बदल गई थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे कसकर थाम रखा हो और बिना रुके दबा रहा हो। आवाज में बेचैनी थी, जैसे किसी को जल्दी हो या जैसे किसी को बुलाना हो। मैंने कांपते हुए आवाज लगाई, गिरधारी, लेकिन जवाब सिर्फ घंटी की उसी टूटती घुटती लय ने दिया। कुछ सेकंड बाद मुझे ऐसा लगा जैसे घंटी रुकने वाली है, और सच में जैसे ही मैं दरवाजे के बाहर आया, घंटी अचानक खामोश हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी मौजूदगी से डरकर उसे पकड़ने वाले हाथ खींच लिए हो। मैं बरामदे की दहलीज पर खड़ा था, पर बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ठंडी हवा मेरे कानों में एक अजीब सा कंपन भर रही थी। जहां जहां मेरी नजर जाती वहां धुंध लहराती दिखाई देती, और बीच में खड़ी वो नीली साइकिल बिना किसी सवार के मानो किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ पल बाद हिम्मत जुटाकर मैं थोड़ी दूरी तक आगे बढ़ा। पैरों के नीचे कच्ची मिट्टी से ठंडा धुआं जैसे उठ रहा था। साइकिल बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन घनस्तर के ढक्कन पर ओस की बूंदें नहीं थी, मानो उसे इसी क्षण किसी ने पकड़ा हो। उसके नीचे सड़क पर मिट्टी थोड़ी खुरची हुई दिख रही थी, जैसे साइकिल को खींचकर यहां लाया गया हो। मैंने मन ही मन सोचा, क्या यह सच में गिरधारी की साइकिल है? पर गांव में ऐसी नीली साइकिल तो सिर्फ उसी की थी। फिर वो खुद कहां है? मैंने साइकिल के हैंडल को हल्के से धकेला। वो हिली नहीं, जैसे किसी ने जमीन में गाड़ दी हो। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, कौन है वहां? सामने आओ। धुंध में से कोई हल्की परछाई हिली। मैं रुक गया, धड़कने सीने को तोड़ने को तैयार थी। धुंध के भीतर एक आकृति धीरे धीरे उभरी, मानव जैसी, मगर साफ दिखाई नहीं दे रही थी।
जैसे किसी ने शरीर की जगह हवा का ढांचा बना दिया हो। उसकी ऊंचाई गिरधारी जितनी ही लग रही थी। दिल में ठंडक दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके कहा, गिरधारी तू है क्या? वो परछाई रुक गई। फिर बहुत धीमी टूटी हुई आवाज आई। राजरुक आवाज कांप रही थी, जैसे किसी ने गले को जकड़ रखा हो। वो आवाज गिरधारी की थी, लेकिन बहुत बहुत अजीब इंसान के गले से ऐसी आवाज नहीं निकलती। मैंने लालटेन थोड़ा ऊंचा किया, लेकिन उसे धुंध और भक उठी। रोशनी धुंधली होकर उसके चारों ओर फैल गई, पर आकृति साफ दिख नहीं रही थी। फिर अचानक साइकिल खुद ब खुद एक झटके से हिली, ऐसे जैसे कोई हाथ लगाकर उसे सीधा कर रहा हो। मगर वहां कोई नहीं था। मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गया। तभी साइकिल को लगे पीतल के कंस्तर से कोई चीज टकराई। टिन की हल्की सी टक और फिर ढक्कन खुलकर नीचे गिर पड़ा। मैंने कंस्तर में झांक कर देखा। साइकिल के दोनों कंस्तर भरे हुए थे। ढक्कन से हल्की सी भांप निकल रही थी, ताजा उबले दूध की वही परिचित खुशबू। इससे साफ था कि गिरधारी अभी आसपास ही कहीं है। इतना पास कि दूध अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ था। पर सवाल वही वो था कहां? मैंने लालटेन ऊंची की और थोड़ा आगे बढ़ा। धुंध इतनी घनी थी कि जैसे किसी ने रुई के पहाड़ हवा में उड़ा दिए हो। हल्की हवा के साथ ये धुंध कभी फैलती, कभी सिमटती। तभी उसके बीच एक लंबी सी आकृति उभरी। कंधे हल्के झुके हुए, एक हाथ में कुछ लटकता हुआ और कंधे पर लाल पीला पुराना गमछा। मैंने राहत की सांस ली। यही चाल तो गिरधारी की थी। वो हमेशा झुककर चलता था, जैसे उम्र ने उसकी पीठ को धीरे धीरे मोड़ दिया हो। मैंने पुकारा, गिरधारी ओ गिरधारी। आकृति थोड़ी देर के लिए ठिठकी। मेरी सांस अटक गई। अब साफ साफ दिखने वाला था कि सामने वही है। लेकिन जैसे ही वो आकृति 2 कदम और करीब आई, मेरे पांव खुद ब खुद पीछे हो गए। उसका चेहरा वो चेहरा इंसान का नहीं था। चेहरा पूरा फूला हुआ, जैसे कई दिनों की लाश पानी में डूबी रहकर फूल जाती है। त्वचा पीलापन लिए गीली और फटी हुई। आंखें आंखें गहरी काली, इतनी काली कि अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस एक अंतहीन गड्ढा। और जब उसने पल भर मुझे देखा, मुझे लगा जैसे कोई कुआं मेरी तरफ खुल गया हो। उसकी चाल गिरधारी जैसी जरूर थी, पर उसके पैर मिट्टी पर टिकते ही नहीं थे। वो हवाओं में ऐसे सरक रहा था कि कदमों का कोई निशान, कोई आवाज नहीं। वो मेरे बिल्कुल पास से गुजरा, इतना पास कि उसकी गीली बदबूदार सांस मेरे कान से टकराई। मैं हिल भी नहीं पाया। मेरी गर्दन जैसे किसी ने जकड़ दी हो। मैंने एक और बार हिम्मत करके आवाज दी, गिरधारी रुक जा। वो एक पल के लिए ठहरा, धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उल्टा कर दिया हो। चिन्ह ऊपर और माथा नीचे, उसके होंठ फटे हुए और उनमें से एक अजीब सी कराहन निकली। हम इसके बाद वो बिना कुछ कहे, बिना रुकावट धुंध की तरफ बढ़ गया। कदमों की आवाज तो दूर, उसके कपड़ों की हलचल तक सुनाई नहीं दी और धीरे धीरे वो धुंध में ऐसे समा गया जैसे कभी था ही नहीं। मैं वहीं स्थिर खड़ा रहा। लाल अटेन हाथ में कांप रही थी, आंखें चौड़ी हो चुकी थी। हवा में दूध की भाप, मिट्टी की गंध और उस अजीब सी सड़ी बदबू का अजीब मिश्रण तैर रहा था। कुछ देर बाद याद आया, साइकिल वही खड़ी है। मैं उसके पास फिर गया। कंस्तर अब भी गर्म थे, लेकिन ढक्कन के अंदर एक अजीब सी चीज चिपकी हुई थी। कोई बाल जैसा, पर इंसान ही नहीं। बहुत पतला, लंबा और चिपचिपा। मैंने जल्दी से हाथ झाड़ लिया। तभी पीछे कुएं की तरफ से एक हल्की सी कराह सुनाई दी। धुंध में शायद किसी का हाथ लहराया, या शायद सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था। मैंने धीरे से पूछा, गिरधारी। कुएं के पास एक परछाई दिखी, एक लंबी आकृति, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी ने उसे जमीन में गाड़ दिया हो। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जितना पास पहुंचा उतना ही लगा कि वो परछाई इंसान की नहीं है। वो हवा में एक धोखे की तरह खड़ी थी, कभी लंबी, कभी छोटी, कभी 2 आकृतियों में बंटती,
फिर एक हो जाती। मैं रुक गया, दिल ठक ठक नहीं, धूल की तरह धड़क रहा था। अचानक परछाई फिसल कर कुएं के पास की ओर खिसकी। ऐसा लगा जैसे कुआं उसे खींच रहा हो। उसके खिसकते ही कुएं से पानी नहीं बल्कि किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। फिर एक पल बाद पूरी गली में सन्नाटा। बस दूर से कुकुर मुत्ते फूटने जैसी एक धीमी सी आवाज, क्लिक क्लिक, जैसे कोई गीली उंगलियों से पत्थर पर निशान खींच रहा हो। मैं डर के मारे अपने शरीर को हिलता महसूस नहीं कर पा रहा था। कुएं की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। तभी फिर से वही आवाज, वही जो कुछ देर पहले आई थी। राह जब इस बार वो आवाज कुएं से नहीं पीछे से आई थी। मैंने पलटकर देखा, साइकिल गायब, सिर्फ मिट्टी में दो लंबी खरोंचें बनी हुई थी, जैसे साइकिल को किसी ने उठाकर घसीटा हो। अब मेरे मन में एक ही शक पनपने लगा, गिरधारी का गायब होना एक हादसा नहीं था। गांव की इस गली में सुबह सुबह कुछ ऐसा निकलता है जो इंसानों का रूप लेकर घूमता है, जो दिखने में जाना पहचाना लगता है, पर उसके भीतर कोई और ही चीज होती है। और अब वह चीज मेरे नाम से मुझे पुकार रही थी। इसका मतलब वो सिर्फ गिरधारी तक सीमित नहीं थी। अब उसकी नजर मुझ पर थी और मैं जितना समझने लगा उतना ही देर हो रही थी। सुबह के 7 बजते ही बेलसर गांव की हवा अचानक भारी हो गई थी। लोग घरों से बाहर निकलकर चौपाल की तरफ दौड़ रहे थे। औरतें सिर पर पल्लू कसकर नीची आवाज में कुछ चर्चा करती जा रही थी। बच्चे भी उस घबराहट को महसूस कर रहे थे और खामोशी से बड़े बुजुर्गों के पीछे चल रहे थे। मैं अभी तक रात की घटना से उबर भी नहीं पाया था। आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। शरीर में कंपी और मन में अजीब सा भय। मगर जैसे ही खिड़की के पास से देखा कि गांव के हर घर का दरवाजा खुला है और भीड़ चौपाल की ओर जमा हो रही है, मुझे समझ आ गया कुछ बड़ा हुआ है। मैंने जल्दी से चद्दर ओढ़ी और बाहर निकला। ठंडी हवा में भी एक अजीब सी बदबू तैर रही थी। धुंध अब भी पूरी तरह हट नहीं पाई थी। गांव की मिट्टी, घरों की कच्ची दीवारें और आसपास फैली वीरानी सब कुछ डर को और बढ़ा रहे थे। चौपाल पहुंचा तो वहां पहले से ही तगड़ी भीड़ थी। ग्राम प्रधान, पटवारी, कुछ बुजुर्ग और आधा गांव, सबकी आंखों में एक ही सवाल, क्या हुआ? और तभी जंगल की ओर से लौटते 3 लकड़हारे आए। उनके कपड़े मिट्टी से सने थे, चेहरा उतरा हुआ था और आंखें डरी हुई। उनमें से एक जोश हुआ जिसका स्वभाव बहुत मजबूत था। इस वक्त छोटे बच्चे की तरह कांप रहा था। उसने हिचकते हुए कहा, गिरधारी। पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई और अगले शब्दों ने सबके पैरों तले जमीन खींच दी। गिरधारी मर गया रे। उसकी लाश मिली है जंगल की पगडंडी पर। मेरे कान सुन्न हो गए। मेरे शरीर में जैसे कोई ठंडी कील घुस गई हो। लकड़हारों ने बताया कि वे रोज की तरह सुबह सुबह जंगल में लकड़ी लेने गए थे, पर आज पगडंडी पर आगे थोड़ी दूरी पर उन्हें कुछ अजीब दिखा। एक आदमी के पैर पगडंडी से बाहर की ओर पड़े हुए थे और बाकी शरीर नीचे गहरे नाले में गिरा हुआ था। पहचानना मुश्किल था। शरीर सूझा हुआ था, कपड़े फटे और चेहरा ऐसा कि कोई एक नजर देखकर उबकाई रोक ना पाए। ग्राम प्रधान ने गंभीर चेहरा बनाकर पूछा, साइकिल मिली क्या? सभी की सांसें रुकी थी। लकड़हारों ने एक दूसरे का मुंह देखा और बोले नहीं। साइकिल नहीं दिखी, कहीं भी नहीं। मेरे पैरों ने जैसे साथ छोड़ दिया। हवा एक पल को रुक गई। मेरा दिल बेतहाशा धड़कने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि गिरधारी की वही नीली साइकिल आज सुबह मेरी गली में खड़ी थी। वही घंटी, वही कंस्तर, वही चैन की आवाज, सब कुछ मेरे सामने हुआ था। वो बिना सवार वाली साइकिल, वो खुद ब खुद बजती घंटी, वो अजीब परछाई। अब मुझे समझ आया जब मैं साइकिल के पास कंस्तर में ताजा दूध देख रहा था। उसी समय गिरधारी की लाश जंगल में पड़ी थी। तो फिर मेरी गली में कौन आया था? किसने घंटी बजाई? कौन मेरे नाम से बोल रहा था? और वो परछाई जो मेरे पास से गुजरी थी, क्या वो इंसान था?
या कोई और चीज जो गिरधारी का रूप लेकर घूम रही थी। भीड़ में से किसी ने कहा उसका चेहरा तो पहचान में ही नहीं आ रहा था, जैसे कोई और उसे घसीट कर ले गया हो। एक और आवाज आई, कपड़ों पर खून से ज्यादा काई लगी थी, जंगल की काई। मगर इतनी काई इंसान पर कैसे आ सकती है? एक बुजुर्ग ने कंपटी खुजाते हुए कहा। जंगल के उस हिस्से में कोई नहीं जाता, वहां हमेशा अजीब आवाजें आती हैं। रात को तो पगडंडी डर से हिल जाती है। कुछ औरतों ने घूंघट के पीछे से कहा, किसी प्रेत ने लिया होगा, वरना साइकिल क्यों गायब होती? साइकिल मेरे कान उसी शब्द पर अटक गए। मैंने चाहा कि सबके सामने कह दूं कि मैंने साइकिल देखी थी, लेकिन शब्द मेरे गले में अटक गए, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं ये बात कह दूंगा लोग सवाल पर सवाल करेंगे और मैं खुद नहीं बता पाऊंगा कि वो क्या था। सच तो ये था कि उस वक्त मैं खुद इतना डरा हुआ था कि मैं अपने ही होश संभाल नहीं पा रहा था। लोगों ने गिरधारी की लाश गांव में नहीं लाई। परंपरा कहती है कि जंगल में मिली बिगड़ी हुई लाश को वहीं पास में दफना दिया जाता है। पुरोहित ने मंत्र पढ़े, 4 आदमी लेकर गए, कोई और साहस नहीं कर पाया। लौटकर सब लोगों ने अपने अपने घरों में खबर फैला दी। गांव के कोने कोने में यह बात आग की तरह फैल गई। हर घर की चौखट पर दबी आवाज में एक ही चर्चा, गिरधारी कुछ दिनों से अजीब हो गया था। रात को घंटी बजने की आवाज कुछ लोगों ने पहले भी सुनी थी। कई दिनों से गली में कोई अनजानी परछाई देखी जा रही थी, और अब ये मौत पर मेरे मन में कुछ और ही घुमड़ रहा था। जो मैंने देखा था वो किसी और ने नहीं देखा था। साइकिल का अपने आप हिलना, घंटी का खुद बजना, कंस्तर में दूध का गर्म होना, और फिर गिरधारी के जैसा दिखने वाला परछाई जैसा वो अस्तित्व। अगर वो इंसान नहीं था तो क्या था? कोई प्रेत, कोई छाया, जंगल का कोई पुराना श्राप, या कोई ऐसी चीज जो इंसानी रूप उधार लेकर घूमती है। मैं चौपाल से निकलकर घर की तरफ लौटने लगा। रास्ते में हर घर की खिड़कियों से लोग झांक कर मुझे ही देख रहे थे, जैसे मेरे चेहरे पर कोई जवाब लिखा हो। पर मैं खुद अंदर से टूटा हुआ था। गली में पहुंचते ही लगा कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। मेरी गली वही जहां सुबह मैंने वो साइकिल देखी थी, वही रास्ता जहां पर छाई मेरे पास से गुजरी थी। मैंने डरते डरते सड़क पर नजर दौड़ाई। साइकिल का कोई निशान नहीं। मिट्टी साफ थी, जैसे किसी ने झाड़ू लगा दिया हो, पर एक जगह मिट्टी हल्की सी दबी हुई थी, उसी जगह जहां सुबह साइकिल का पिछला पहिया था। मैं वहीं खड़ा रहा सुनसान गली में, और ऐसा लगा कि धुंध के पीछे से कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। अगले ही दिन से मेरे भीतर एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। गिरधारी की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने कहा कि जंगल में जंगली जानवर ने हमला किया होगा, किसी ने कहा कि कोई गाड़ी वाला टक्कर मारकर भाग गया, और कुछ पुराने लोग तो साफ साफ कह रहे थे कि मामला सीधा साधा नहीं है। पर इन सब के बीच एक चीज थी जो मुझे किसी भी तर्क, किसी भी कल्पना, किसी भी बहाने पर भरोसा करने नहीं दे रही थी। वही नीली साइकिल जो उसकी मौत से ठीक कुछ घंटे पहले मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी थी, बिना किसी सवार के, और उस पर बजने वाली घंटी जो खुद ब खुद टिन-टिन करती रही थी। पहली रात ही मुझे नींद नहीं आई। हर आवाज पर मैं चौंक जाता। खिड़की के बाहर नीम का पेड़ था, उसकी टहनियां जब भी हिलती लगता जैसे कोई खड़ा देख रहा हो। पर असली डर तो अगली सुबह शुरू हुआ। 45 बज रहे थे। पूरे गांव में सन्नाटा था। मुर्गे की पहली बांग भी नहीं आई थी। मैं बिस्तर पर लेटा बस छत को घूर रहा था। तभी अचानक वही आवाज गूंजी, टिन टिन। मैंने आंखें झपकाई। पहले तो लगा नींद में कोई सपना सुन लिया, पर फिर टिन टिन धीमी, साफ और उसी लय में जैसे गिरधारी रोज बजाया करता था। मेरी सांसें रुक गई। मैं बिस्तर से उतरकर धीरे धीरे खिड़की के पास गया। पर्दा थोड़ा सा सरकाया। गली बिल्कुल खाली थी। आधे अंधेरे में दूर तक धुंध फैली थी। कोई साइकिल नहीं,
कोई इंसान नहीं, बस आवाज। मैं वहीं खड़ा रहा कांपता हुआ जब तक वो घंटी की आवाज लगभग 30 सेकंड तक ना बजती रही। फिर जैसे अचानक किसी ने उंगली छोड़ दी हो। खामोशी वो पहली सुबह थी, दूसरी सुबह भी ठीक वही हुआ। पौ 45 वही टिन टिन, बिना साइकिल बिना इंसान, बस घंटी की आवाज जैसे किसी अदृश्य रास्ते पर कोई चल रहा हो। इस बार मैं बाहर निकल आया। हवा कड़की हुई थी, मिट्टी ओस से भीगी थी, पर मेरे पैरों तले जैसे लकड़ी जम गई हो। मैंने गली में चारों तरफ देखा, एकदम सुनसान, पर आवाज मेरे कानों के इतने करीब थी कि लगता था कोई 2 कदम दूर ही घंटी बजा रहा है। टिन 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 टिन। मैंने एक लंबी सांस ली और गांव के चौक तक चलकर गया। लेकिन जैसे ही मैं 2 घरों के आगे बढ़ा, आवाज बंद हो गई, जैसे किसी के कदम रुक गए हो। मैंने पलटकर देखा, फिर भी कोई नहीं। उस दिन गांव की महिलाओं ने चरखा डालते हुए आपस में बात की कि गिरधारी की मौत के बाद जंगल वाले रास्ते पर रात को किसी की परछाई दिखती है। कोई कहता वो झुका झुका चल रहा था, कोई बोलता कि पैरों की आवाज नहीं होती। मैं ये सब सुनकर थरथरा जाता, पर किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कौन यकीन करता? तीसरे दिन हालात और अजीब हो गए। 45 से पहले ही मेरी नींद खुल गई थी। शायद शरीर खुद तैयार हो गया था उस आवाज को सुनने के लिए। लेकिन इस बार आवाज पहले से ज्यादा पास लग रही थी, जैसे मेरी खिड़की के ठीक नीचे से आ रही हो। मैं उठकर खिड़की के पास गया, पर्दे को 2 उंगलियों से उठाया। बाहर हल्की पीली रोशनी फैल रही थी। अभी सूरज नहीं निकला था और तभी टिन 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 लगातार पहले से तेज, पहले से ज्यादा बेचैन, जैसे कोई घबराहट में घंटी बजा रहा हो। मेरी रूह कांप गई। मुझे साफ लगा कि कोई मेरे घर के ठीक बाहर खड़ा है, लेकिन बाहर हवा तक नहीं हिल रही थी। ना साइकिल, ना परछाई, ना पैरों का दबाव, सिर्फ आवाज। उस दिन दोपहर तक पूरा गांव इस बात पर चर्चा करता रहा कि गिरधारी की आदत थी कि वो किसी भी घर को बिना दूध दिए नहीं गुजरता था। चाहे देर हो जाए, चाहे बारिश हो जाए, चाहे सड़क टूट जाए, वो घंटी बजाता, दूध ले लो। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि अगर आदत बहुत गहरी हो तो मरा हुआ भी वही काम दोहराता रहता है। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर अब मेरे पास इनकार करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। उस शाम मैं उसी नीली साइकिल के बारे में सोचता रहा। वही साइकिल जो गिरधारी रोज चलाता था, वही साइकिल जो मेरे घर के बाहर थी जबकि गिरधारी की लाश कुछ घंटे पहले मिली थी, और वही साइकिल जिसे पंचायत वाले ढूंढ नहीं पा रहे थे। मैं बैठा बैठा सोचता रहा कि क्या गिरधारी का कोई काम अधूरा रह गया था? क्या उसने किसी से मिलने की कोशिश की थी, किसी को कुछ बताना चाहता था, या फिर वो किसी खतरे से भाग रहा था? उसकी मौत के पीछे सिर्फ हादसा नहीं, कुछ और था। रात होते ये बेचैनी मेरे सिर पर चढ़ गई। मैं खुद से बोल उठा, अगर कल भी वही आवाज आई तो मैं बाहर निकल कर देखूंगा कि क्या है, चाहे कुछ भी हो। अगली सुबह 5 बजे आवाज फिर आई, पर इस बार सिर्फ आवाज नहीं आई, साथ में हल्की हल्की मिट्टी खिसकने जैसी सरसराहट भी सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य साइकिल चल रही हो। मेरे होंठ सूख गए। मैं झटके से उठकर दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर निकल आया। गली में घुप अंधेरा था। धुंध थोड़ी कम थी पर ठंड ज्यादा लग रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। आवाज अब बिल्कुल मेरे कानों के समानांतर चल रही थी, पर किसी इंसान का कोई निशान नहीं था। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है सन्नाटा? फिर अचानक ठीक मेरे पास से टिन, सिर्फ एक बार, लेकिन इतनी पास कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे के पास से बजाए हो। मैं डर से पीछे हट गया। मेरा पैर एक पत्थर से टकराया। मैं गिरते गिरते बचा और तभी पहली बार मेरे सामने की मिट्टी पर 2 हल्के हल्के गोल निशान दिखे, जैसे किसी साइकिल के स्टैंड के पड़ते हो, पर वहां कोई साइकिल नहीं थी। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे कान से टकराया
और एक बिल्कुल धीमी टूटी हुई आवाज सुनाई दी। किसी घर में दूध खाली नहीं रहना चाहिए। मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। आवाज गिरधारी की थी, लेकिन बहुत दूर से आती, बहुत थकी हुई, बहुत टूटी हुई। मैं वही जमीन पर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्यों। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि गिरधारी की आत्मा शायद आदत में बंध गई हो, पर अब मुझे महसूस हो रहा था ये सिर्फ आदत नहीं थी, जैसे उसके भीतर कोई और अधूरा बोझ था, कोई मजबूरी, कोई बात जो वो छोड़कर नहीं जा पा रहा था। अगली सुबह फिर घंटी गूंजी और मुझे अब पूरी तरह यकीन हो गया, गिरधारी की साइकिल सिर्फ एक साइकिल नहीं थी। वो उसके साथ किसी रहस्य, किसी दर्द, किसी अधूरी कहानी को अपने साथ ढो रही थी। और ये आवाज हर रोज लौटती ये घंटी किसी संकेत की तरह थी, किसी बुलावे की तरह, जैसे गिरधारी मुझे किसी चीज के करीब ला रहा था, किसी सच के, किसी खौफनाक सच के जो अभी सामने आना बाकी था। पंचायत ने आखिर 7वें दिन फैसला सुना दिया। गिरधारी के घर वाले दूर के रिश्तेदार थे, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि उसकी साइकिल और कंस्तर अब किसी काम के नहीं, ऊपर से मनहूसियत और बढ़ाते हैं। इसलिए सबने मंदिर में दान करने का निश्चय किया। शाम की आरती से ठीक पहले चौपाल के 3 आदमी साइकिल को उठाकर मंदिर की सीढ़ियों पर ले गए। वो वही नीली साइकिल थी, पीछे पीतल के 2 चमकते कंस्तर, जिन पर गिरधारी के हाथों की पकड़ के निशान अब भी जमे हुए थे। जैसे ही साइकिल को मंदिर के आंगन में रखा गया, पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़कर उस पर जल छिड़का और कहा, अब ये किसी भूत प्रेत का माध्यम नहीं रहेगा। अग्नि में ही डालते हुए उन्होंने दोहराया, जिसकी आत्मा भटक रही हो उसे शांति मिले। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस समय मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कोई डर नहीं, पर एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई चीज खत्म होने वाली हो या शुरू। मंदिर में दान करने के बाद गांव में माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लोग फिर खेतों की बात करने लगे, औरतें फिर चौपाल पर किसी की शादी ब्याह की चर्चा में लग गई, बच्चे फिर पुराने पेड़ पर झूला डालने लगे। सबने मान लिया कि गिरधारी की आत्मा को अब मोक्ष मिल गया होगा, पर मेरे अंदर हलचल थी। रात की आखिरी घंटी सुने हुए 4 दिन हो चुके थे। मैं अपने कानों को हर सुबह उसी आवाज में ढूंढता, पर सन्नाटा ही मिलता, जैसे आवाज गायब नहीं हुई, बस कहीं छिप गई हो। 7वें दिन रात में ठंड कुछ ज्यादा थी। खिड़की के शीशे पर धुंध जमने लगी थी। मैं खाट पर लेटा छत की कड़ियों को देख रहा था। बाहर गली में सूना अंधेरा फैला था। दूर कहीं एक कुत्ता भौंका और तुरंत चुप हो गया। मुझे नहीं पता कैसे, पर मेरी नींद अचानक टूट गई। लगा जैसे किसी ने मेरे कान के बहुत पास फुसफुसाया हो। मैं उठकर बैठ गया। फिर वही कुत्ता, इस बार और पास से, और अजीब सी चीख मिलाकर। गांव में कुत्ते रात को ऐसे नहीं चिल्लाते। मैं उठकर खिड़की तक गया, धीरे से पर्दा हटाया। गली बिल्कुल खाली थी, हवा तक नहीं हिल रही थी, लेकिन मिट्टी पर कुछ अजीब सा लगा, जैसे 2 ताजे गोल निशान साइकिल के स्टैंड के। पर गली में कोई साइकिल नहीं थी, ना कोई आदमी, ना कोई परछाई। मैंने घड़ी देखी, 45। ठीक वही समय जिस समय गिरधारी हर रोज आता था घंटी बजाते हुए। उस रात घंटी नहीं बजी, लेकिन निशान गली में मौजूद थे, और यह बात घंटी से कई गुना ज्यादा डरावनी थी। अगली सुबह मैं मंदिर गया। आंगन का दरवाजा खुला था। पंडित जी अंदर पूजा की तैयारी कर रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, पंडित जी, कल रात कोई मंदिर में आया था क्या? वो चौंक कर बोले, रात के 12 के बाद कोई नहीं आता बेटा। कुत्ते भी पास नहीं भटकते। मैंने साइकिल की तरफ देखा, उसी जगह खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे छेड़ा भी नहीं। लेकिन तभी मेरी नजर कंस्तरों पर पड़ी। एक कंस्तर का ढक्कन थोड़ा सा खुला था और अंदर से गर्म भाप की एक पतली लकीर उठ रही थी। मैं वही जम गया। गिरधारी चाहे जिंदा था या नहीं, कोई भी चीज, चाहे इंसान हो
या आत्मा 7 दिन तक ताजा दूध नहीं भर सकती। मैंने पंडित जी को आवाज दी, पंडित जी ये देखिए। उन्होंने कंस्तर खोला और उनकी आंखें डर से फैल गई। कंस्तर में ताजा गर्म दूध भरा था, जैसा गिरधारी हर सुबह गांव वालों को देता था। पंडित जी हकलाते हुए बोले, ये कल तो खाली था। किसने? मैंने उनकी बात बीच में ही रोक दी, क्योंकि मेरे मन में एक ही बात साफ थी। घंटी बंद हो गई थी, पर गिरधारी की आदत अभी खत्म नहीं हुई थी। शाम तक यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कई लोग मंदिर तक देखने आए। किसी ने दूध को छुआ गर्म था, किसी ने सूंघा ताजा था, किसी ने दावा किया कि यह देवता का चमत्कार है, किसी ने कहा कि कोई मजाक कर रहा है। पर मैं जानता था यह किसी इंसान का काम नहीं था। यह उसी का था जिसकी नीली साइकिल बिना सवार के मेरी गली में खड़ी रहती थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। कभी खिड़की की तरफ देखता, कभी दरवाजे की कुंडी चेक करता, कभी बाहर के अंधेरे में किसी कदम की आहट तलाशता। मुझे पता था कि कुछ खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ अपने ढंग से चुप हो गया था। 3 दिन बाद पंचायत ने दोबारा फैसला किया। इस बार साइकिल और कनस्तरों को मंदिर में रखने की जगह पीछे वाले स्टोर में बंद कर दिया जाए। ताला लगा दिया गया, दरवाजे पर राख का घेरा खींचा गया और पंडित जी ने एक बड़ा सा मंत्र पाठ करवाया। उसके बाद घंटी कभी नहीं बजी, ना गली में ना मंदिर में। गांव धीरे धीरे फिर अपने रोजमर्रा के कामों में लौट गया। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया, पर मेरे लिए वो बात आज तक नहीं खत्म हुई। क्योंकि जब भी सर्दियों की सुबह धुंध से भरी होती है, जब हवा में वही ओस की नमी उतरती है, जब गांव की गली एकदम शांत होती है, मेरे कान अचानक चौकन्ने हो जाते हैं। मुझे अब भी लगता है कहीं दूर से एक धीमी सी घंटी उठेगी, टिन टिन, क्योंकि उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था। नीली साइकिल खड़ी थी, कंस्तर गर्म थे, घंटी अपने आप बज रही थी और दूध वाला कहीं भी नहीं।